क्रूरता से अछूता बालमन एक खूनी अराजक तत्व में कैसे बदल गया, कैसे जली थी उसके मन में विद्रोह की लौ जिसने पूरे बस्तर को माओवाद के आग में झोंक दिया। छत्तीसगढ़ में बीते लंबे समय से लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी है और इस पूरे नक्सल विरोधी अभियान में जो नक्सलियों का सरगना है और इस पूरे मामले का जो केंद्र बन चुका है वो है माडवी हिडमा। माडवी हिडमा था कौन, इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपसे साझा करना चाहेंगे। माडवी हिडमा का जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में एक गोंड आदिवासी परिवार में हुआ था। पूर्ववर्ती घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है जहां बिजली, सड़क और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी सपना है। माडवी का बचपन गरीबी और शोषण के साए में बीता। उसके माता पिता खेती और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके गुजारा करते थे। गांव में बड़े जमींदार और बाहरी ठेकेदार आदिवासियों का शोषण करते। गौर कीजिएगा, ये 80 का दशक है। इस समय जमींदार जमीन छीनते और मजदूरी के बदले मामूली पैसे देते। हिडमा ने 10वीं तक पढ़ाई की, जो उस इलाके में अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन स्कूल में शिक्षकों की कमी और किताबों का अभाव उसे हमेशा खटकता था। उसका गांव पुलिस के लिए नो गो जोन था क्योंकि वहां नक्सलियों का भारी प्रभाव था। हिडमा का चचेरा भाई मड़कम भीमा उसके साथ बड़ा हुआ और दोनों 12 साल की उम्र में नक्सलियों के बच्चों के संगठन बाल संगम में शामिल हो गए, जहां उन्हें गुरिल्ला युद्ध और हथियार चलाने की बुनियादी ट्रेनिंग दी गई। हिडमा को यह रास्ता इसलिए आकर्षक लगा क्योंकि उसे लगता था कि हथियार ही शोषण के खिलाफ उसकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, और यही सोच ने उसे आज मौत के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इतना मासूम, इतना क्रूरता से अछूता बालमन एक खूनी अराजक तत्व में कैसे बदल गया, कैसे जली थी उसके मन में विद्रोह की लौ जिसने पूरे बस्तर को माओवाद के आग में झोंक दिया। करेंगे पूरी कहानी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जुर्मनामा। हिडमा का नक्सलवाद की ओर झुकाव तब बढ़ा जब उसने अपने गांव में आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों को करीब से देखा। 1990 के दशक में जब वह किशोर था, खनन कंपनियों ने बस्तर के जंगलों में कदम रखना शुरू किया। वे आदिवासियों की जमीन हड़पने लगे और जो विरोध करते उन्हें पुलिस या गुंडों के सहारे चुप करा दिया जाता। सब कहानियां हैं। उस 80 के दशक में मामला क्या था, 80 के दशक के लोग ही जाने। तो किंवदंतियां कहती हैं कि एक बार हिडमा के पड़ोसी की जमीन छीन ली गई और जब उसने विरोध किया तो उसे पुलिस ने जेल में डाल दिया। इस घटना ने हिडमा के मन में गुस्सा भर दिया। उसे लगने लगा कि सरकार और पुलिस सिर्फ अमीरों और कंपनियों के लिए काम करती है, जबकि आदिवासी सिर्फ शोषण का शिकार है। उस समय नक्सलियों का प्रचार गांव में जोरों पर था। वे आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के नारे देते थे। हिडमा को उनके विचारों में सच्चाई नजर आई। नक्सली कमांडर बरदना ने उसे 2000 में संगठन में भर्ती किया। हिडमा को लगा कि हथियार उठाना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध का कोई नतीजा नहीं निकलता। उसने सोचा कि अगर क्रांति लानी है तो बंदूक की जरूरत है। उसकी विचारधारा माओवादी सिद्धांतों से प्रभावित थी, जो कि कम्युनिज्म या साम्यवाद से निकल कर आई थी। साम्यवाद और उससे निकले माओवाद को समझना थोड़ा कठिन है, फिर भी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आप तक संदेश पहुंचाने। अब एक बार देखते हैं कि कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिज्म एक ऐसी सोच या विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि समाज में सब कुछ सबका समान होना चाहिए। इसमें ना कोई अमीर होता है और ना कोई गरीब होता है। सभी लोग मिलकर काम करते हैं और जो कुछ भी पैदावार होती है उस पर सबका बराबर अधिकार माना जाता है। इस व्यवस्था में फैक्ट्री, जमीन और बड़े संसाधन किसी एक आदमी के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के होते हैं। सरकार या एक समूह सब चीजों पर प्रबंधन करता है ताकि सबकी जरूरतें पूरी हो सके। कम्युनिज्म का सपना एक ऐसे समाज का है जहां भेदभाव, शोषण, गरीबी हो ही ना। इसे दुनिया में सबसे पहले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लोकप्रिय बनाया था। अब आते हैं माओवाद पर, जिससे हिडमा प्रभावित था। माओवाद एक तरह का कम्युनिज्म ही है, साम्यवादी है, उसी में से निकल कर आया है, जिसे माओ से तुंग ने विकसित किया था। माओ से तुंग पहला डिक्टेटर, पहला रूलर ऑफ चाइना माना जाता है। माओवाद एक विचारधारा है जिसमें राज्य सरकार की सत्ता को हथियारबंद विद्रोह, रणनीतिक गठजोड़ के जरिए हासिल करने की बात कही जाती है। माओवादी अपने आंदोलन में सरकारी संस्थाओं के खिलाफ प्रचार और झूठी जानकारी फैलाने का भी इस्तेमाल करते हैं। माओ ने इस प्रक्रिया को लंबे समय का जनयुद्ध, प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर कहा था, जिसमें सत्ता पाने के लिए मुख्य जोर सैन्य कार्यवाही यानी मिलिट्री लाइन पर दिया जाता है।
यह है माओवादी विचारधारा। अब लौटते हैं हिडमा पर। 16 साल की उम्र में हिडमा पूरी तरह से नक्सलियों का हिस्सा बन गया। उसने फिलीपींस में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ली और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार चलाना भी सीखा। वह पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना। उस गुरिल्ला ट्रेनिंग जो उसने फिलीपींस में ली थी, उसी की मदद से और उसी के जरिए वो एक बहुत ही खूंखार कमांडर बना और उसने बटालियन नंबर 1 बनाई, जिसमें 250 से 300 नक्सली उसके नेतृत्व में काम करते थे। हिडमा की रणनीति थी कि जंगल का इस्तेमाल करना, जवानों को जाल में फंसाना और IED विस्फोटकों से हमला करना। उसने 2010 में ताड़मेटला हमले में 76 CRPF जवानों की हत्या की थी। 2013 में झीरम घाटी हमले में कांग्रेस नेताओं को बेरहमी से निशाना बनाया। हिडमा का मानना था कि ये हमले आदिवासियों की जमीन और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी थे। मानना था या नहीं, लेकिन वो प्रचार इसी प्रकार से कर रहा था। वह नक्सलियों के बीच एक मिथक बन चुका था, लेजेंड, क्योंकि वह हमेशा जवानों को चकमा देने में कामयाब होता था। उसकी विचारधारा थी कि सरकार एक साम्राज्यवादी ताकत है जो आदिवासियों को कुचल रही है। वह क्रांति लाना चाहता था जिसमें आदिवासी अपनी सरकार बनाए, लेकिन हथियारों का उसका प्यार और हिंसा ने उसे क्रूर बना दिया। वह गांव वालों से जबरन पैसे और खाना वसूलने लगा और जो विरोध करता उन्हें सजा देता। हिडमा की क्रूरता की कहानियां बस्तर में मशहूर है। वह शांत रहकर सटीक हमले की योजना बनाता था। 2021 में बीजापुर सुकमा सीमा पर उसने 22 जवानों को घात लगाकर मार डाला। उसकी रणनीति इतनी ज्यादा भयावह और खतरनाक थी कि जवानों को जवाब देने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन उसकी क्रूरता सिर्फ जवानों तक सीमित नहीं थी। 2024 में उसने गांव के मात्र 16 साल के जवान लड़के सोयम शंकर को नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर समझकर हिडमा के कहने पर पीट कर मार डाला था। हिडमा की विचारधारा में हिंसा क्रांति का जरिया थी, लेकिन यह हिंसा निर्दोषों तक पहुंच गई। वह आधुनिक हथियार जैसे AK-47, लाइट मशीन गन और IED का इस्तेमाल करता, जो नक्सलियों को पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बनाता और बहुत ज्यादा उन्हें आतंकवादियों के करीब ले जा रहा था। उनका आचरण उन्हें आतंकवादियों के करीब ले जा रहा था। जंगलों में लोगों पर जो आतंक उनका बनने लगा था, उनमें और आतंकवादियों में बहुत फर्क नहीं नजर आने लग गया था। विचारधारा से शुरू हुई लड़ाई एक अलग मोड़ ले चुकी थी। वह जंगल में बंकर बनाकर हथियार जमा करने लगा और तेलंगाना से विस्फोटक मंगवाने लगा। हिडमा का मानना था कि आधुनिक समय में क्रांति के लिए आधुनिक हथियार जरूरी है, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। किसी भी क्रांति के लिए एक लोकतांत्रिक देश में हथियार बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कलम की ताकत ही काफी होती। क्योंकि हिंसा के चलते पुलिस और मिलिट्री ने आदिवासियों का भरोसा खो दिया था। गांव वाले अब डरने लगे थे। साथ ही साथ हिडमा का भी खौफ उनके अंदर बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसकी बात ना मानने पर वो मार देगा और प्रशासन के साथ समझौता ना करने पर भी उनकी जान को खतरा बना हुआ था। और कई नक्सली सरेंडर भी करने लगे थे इसी डर से कि हिडमा का जो आक्रोश, हिडमा का जो खौफ था, वो अब विचारधारा से निकलकर आतंक की तरफ बढ़ चुका था। हिडमा की क्रांति का सपना हिंसा की आग में जलने लगा था। 2025 अभी का टाइम, कालखंड में अगर हम आज के समय पर देखें तो इस समय करेगुट्टा की पहाड़ियों पर हिडमा को 7000 जवानों ने घेर रखा है। उसकी बटालियन कमजोर पड़ चुकी है और नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील भी कर रखी है। हिडमा की कहानी बहुत दुखद है। वह एक आदिवासी लड़का था जिसने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गलत रास्ता चुन लिया। उसका चचेरा भाई भीमा 2006 में सरेंडर कर पुलिस में शामिल हो गया, क्योंकि उसे हिंसा का रास्ता गलत लगा। हिडमा ने भीमा को गद्दार कहा और उसका पुतला जलाया। हिडमा की विचारधारा माओवादी थी, जो कहती है कि हथियारों से सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन आधुनिक समय में यह विचारधारा पुरानी पड़ चुकी है। आज बस्तर में स्कूल, सड़कें, साइंस सेंटर बन रहे हैं जो हिंसा से ज्यादा प्रभावी हैं। हिडमा का सपना आदिवासियों को हक दिलाने का था, लेकिन उसकी हिंसा ने, उसकी चुनाव ने, उसकी विचारधारिक चुनाव ने उसी समुदाय को उसे नुकसान पहुंचा दिया। वो जंगल में जरूर छिपा रहा, लेकिन जवानों का शिकंजा कसता रहा। उसकी कहानी हमें ये सिखाती भी है कि क्रांति के लिए हथियार नहीं, शिक्षा और विकास चाहिए। हिडमा अकेला पड़ गया है, न जंगल उसका बचा, न गांव।